हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पर्सनालिटी 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3, -2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, हमें बताना है दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बिना प्रयोग के हमें बताना है कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष का कंडीशन हमें पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होता है? तो मैं यहाँ कंडीशन को नोट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजिली पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंडीशन नोट कर देता हूँ। कंडीशन क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? कंडीशन समांतर चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज तभी समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, मतलब ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, तभी समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, मतलब कि हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। तो जब दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है तो हम अगर हमें दो बिंदु दिए होते हैं तब उनका स्लोप तो निकाल सकते हैं ना। इसका मतलब कि हम इनका स्लोप निकाल दें। अगर इन चारों भुजाएं जो है सबका स्लोप निकाल दें, उनमें से किसी दो भुजा का स्लोप अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज होगा। अभी हम फिगर ऐसे, ये रफ फिगर है, ये रफ डायग्राम है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि ए बी डी सी के समांतर है या ए बी बी सी के समांतर है या ए डी किसके समांतर है, ये अभी क्लियर नहीं है। ये रफ डायग्राम है। ठीक है, फाइनल डायग्राम हम लोग लास्ट में बनाएंगे जब हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। जब स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप जब बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है। ये रफ डायग्राम है, बट ये कंडीशन क्या है समांतर चतुर्भुज की? हमको दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? स्लोप निकाल सकते हैं। जब हम उनके स्लोप निकाल लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो आपको दो बिंदु दिए तो उनका स्लोप निकालना आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु दिए हैं 4, इनको कुछ पॉइंट मान लीजिए, P Q R A B C D कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट P, पहला पॉइंट P है -2, -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? Q है। Q पॉइंट क्या है? 4, 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? 3, इसको P Q R, R मान लीजिए क्या है? 3, 3। ठीक है, P Q R S पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? 3, -2। ठीक है, ये चार पॉइंट हमने मान लिया कि ये P Q R पॉइंट है, P Q R S। आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C D E F G H कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, हम P Q का स्लोप निकाल लेते हैं। तो P Q का स्लोप निकालना आपको पता है, जब दो बिंदु दिए हैं तो उनका स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक हम रफ डायग्राम ऐसे बना देते हैं। ये रफ डायग्राम है, मान लीजिए P पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? Q है। ठीक है, P का निर्देशांक क्या दिया है? -2, -1। ठीक है, और Q का निर्देशांक क्या दिया है? 4, 0। ठीक है, पहला वाला क्या होता है बच्चों? x1 y1, ये क्या होता है? x2 y2। ठीक है, तो जब दो बिंदु दिए हैं तो उनका स्लोप निकालना आपको पता है। क्या होता है स्लोप का सूत्र? अब मान लीजिए हमें इस PQ का स्लोप या ढाल, स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। तो देखिए PQ की ढाल, PQ की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्लोप ऑफ PQ। ठीक है, स्लोप ऑफ PQ की ढाल क्या होगा फार्मूला बच्चों? इसको हम मान लेते हैं M1। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। ठीक है, अब देखिए y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है? x1 y1 x2 y2। तो 0, इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए तो y2 0 -y1 की वैल्यू क्या है? -1, ब्रैकेट लगा देंगे, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 माइनस क्या आ जाएगा? +1 अपॉन 4 -+2। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 to 6। मतलब M1 का जो स्लोप आ गया वह क्या आ गया? 1/6। एक हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया बच्चों। ठीक है,
अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जैसे पी क्यू का निकाले हैं उसी तरीके से किसका स्लोप निकालते हैं, क्यू आर का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में अब क्यू आर का स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे फिर से एक लाइन ऐसे रेखा बना लेते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमने पी क्यू लिखा था, अब यहाँ क्या लिख दें, क्यू, और यहाँ क्या लिख दें, आर। ठीक है, अब क्यू का निर्देशांक क्या है, 4,0 और आर का निर्देशांक क्या है, 3,3। ठीक है, फिर से हम इस क्यू आर का क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, m2 मान लेते हैं। जैसे इसको m1 माने, इसको m2 मान लीजिए, तो फार्मूला तो सेम है, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, फिर से इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये क्या होगा y2, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 3 में से 0 गया 3, और 3 में से -1 गया -3 में से -4 गया, क्या बचा -1, तो क्या गया -3। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3। ठीक है, हम लोगों ने दो स्लोप निकाल लिया। पहला स्लोप हमारा m1 कितना है, 1/6, और दूसरा स्लोप m2 कितना है, m2 कितना है, -3। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको रब करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। अब इसको हम रब करते हैं फिर से। अब जैसे हमने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, अब उसी तरह क्या निकालेंगे बच्चों, आर एस निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से अगला स्लोप हम क्या निकाल देते हैं, आर एस। आर एस के लिए फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आर एस, ये है आर, ये है बच्चों एस। आर का निर्देशांक क्या है, 3,3, और एस का निर्देशांक क्या है, 3,-2। ठीक है, तो फिर से हम आर एस का स्लोप निकाल लें। तो आर एस की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ आर एस। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, m3 से दिखा देते हैं। तो m3 फिर से सेम फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, -2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बच्चों बना लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या चीज़ है, निर्देशांक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, निर्देशांक बना लीजिएगा। यहाँ पे निर्देशांक है -3,2 है। ठीक है, -3,2 है निर्देशांक, बना लीजिएगा। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3,2। ठीक है, अब पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ से निर्देशांक मिस्टेक हो गया बच्चों, सभी लोग ठीक कर लीजिएगा उसको। देखिए y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 y1 x2 y2, 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 अपॉन x2 कितनी है -3 और x1 3, तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 में से 3 गया -1 अपॉन -3 कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये m3 का जो स्लोप आया है वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे निर्देशांक सभी लोग बना लीजिएगा। अब जैसे हम लोग पी क्यू, क्यू आर, आर एस निकाला, अब लास्ट में क्या निकालेंगे, पी एस निकालेंगे। तो इसको, इस वाले पार्ट को एक बार रब करते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस, एस का निर्देशांक -3,2 बना लीजिएगा सभी लोग। अब हम लोग लास्ट वाले पॉइंट का निकालते हैं, पी एस का, पी और
एस। पी का निर्देशांक क्या है -2 कामा -1 और एस का निर्देशांक क्या था -3 कामा 2। ठीक है, पहला वाला x1 y1 x2 y2। इसी तरीके से हम स्लोप किसका निकाल दें PS का। तो PS की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ PS। ठीक है, क्या फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सेम फार्मूला लग रहा है हर जगह। तो 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है -3 -2। ठीक है, तो आ जाएगा 2 माइनस प्लस 1 अपॉन -3 +2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन -1 क्या आ गया -3। ये किसकी वैल्यू होगी, इसको आप क्या मान लीजिए M4। ठीक है, तो M4 जो स्लोप आ गया वह कितना आ गया -3। ठीक है, अब हम सभी स्लोपों को देख लेते हैं M1 M2 M3 M4 सभी को देख लेते हैं, एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या किया हम लोगों ने, सिंपल सा था, 4 पॉइंट दिए थे, उन 4 बिंदुओं का नाम हमने PQRS रख दिया। आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार PQ की स्लोप निकालेंगे ढाल, एक बार QR का निकालेंगे, एक बार RS का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे PS का। मतलब PQRS ऐसे पॉइंट है, तो एक बार PQ का, एक बार QR का, एक बार RS का, एक बार PS का। इन सभी का क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने M1 M2 M3 M4 4 स्लोप निकाले। अब चारों स्लोप को हम लोग एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसको रफ कर रहे हैं बच्चों, सभी स्लोप को हम एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि रफ कर दिए हैं, जगह की प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज था स्पेस का। तो हम यहाँ पे चारों स्लोप को लिख लेते हैं। हमारा जो M1 स्लोप आया है, कितना आया है प्यारे बच्चों, M1 जो स्लोप आया था वो कितना था 1/6। सबको लिख लेते हैं M1 M2 M3 और M4। तो M1 का स्लोप कितना आया था 1/6। ठीक है, M2 का स्लोप कितना आया था -3 और M3 का स्लोप कितना आया था 1/6 और M4 का कितना आया था प्यारे बच्चों, M4 का स्लोप कितना आया था -3। सभी का हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट होगा लिखेंगे, चूंकि देखिए M1 और M3 का स्लोप बराबर आ रहा है, तो M1 बराबर क्या लिखेंगे M3। M1 और M3 का स्लोप क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, बराबर आ रहा है। ठीक है, M1 और M3 का स्लोप बराबर आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि फिर किसका M2 और M4 का भी स्लोप क्या आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब कि यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं एक बार सभी को। पहला पॉइंट क्या था PQ, क्या पहला पॉइंट था PQ। तो P का निर्देशांक -2 -1 था और इसका क्या था 4,0। इसको हम लोगों ने स्लोप M1 दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे PQ के बाद अगला हमारे पास क्या था QR था। तो Q का स्लोप क्या था, ये निर्देशांक क्या था 4,0 और इसका कितना था 3,3। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था QR के बाद क्या, इसको हम लोगों ने क्या दिया था नाम M2। फिर क्या था PQ QR RS। R का निर्देशांक क्या था बच्चों, R का 3,3 और S का क्या था -3,2। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या निकाला था P और S का, ये P था ये S था, इसको हम लोगों ने M3 स्लोप दिया था। और PS का क्या था, P का -2, -1 और S का क्या था बच्चों -3,2 था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्लोप का नाम क्या दिया था M4। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, M1 जो है, M1 का जो स्लोप है वह M3 के बराबर है। ठीक, इसका स्लोप कितना आया था 1/6। M1 और M3 आपस में बराबर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं PQ जो है वह समांतर है किसके RS के।
ठीक है, चूंकि M2 बराबर है किसके, M4 के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए QR समांतर है किसके प्यारे बच्चों, PS के। और आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख भुजाओं को अगर हम समांतर सिद्ध कर दें तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखेंगे, चूंकि PQ समांतर है RS तथा QR समांतर है PS के, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये तरीका था प्यारे बच्चों, जब हमको बिना दूरी सूत्र का यूज किए हुए हमको 4 शीर्ष दिए थे, इन शीर्षों को हमें क्या सिद्ध करना था, समांतर चतुर्भुज। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया, पहले तो रफ डायग्राम था, अब यहाँ पे फेयर डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। PQRS, ठीक है, PQ समांतर किसके है, RS के, मतलब ये लाइन इसके क्या है, समांतर है। और ये जो PS है PQ, ठीक है, QR कहाँ गया, QR समांतर किसके, QR समांतर है PS के, ये समांतर है इसके, तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, या रीज़न भी आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा होता है। ये क्लास 10th में आपने रीज़न पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे रीज़न भी नोट कर देता हूँ कि जब किसी भी चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दें तब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये रीजन था, जब किसी भी चतुर्भुज को अगर हमें समांतर सिद्ध करना है तो उनके दोनों सम्मुख भुजाओं को, इसको इसके समांतर सिद्ध कर दे तो वह कैसा चतुर्भुज में बदल जाएगा, समांतर चतुर्भुज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये प्यारे बच्चों। बिना दूरी सूत्र का यूज किए हुए हम लोग स्लोप का यूज करते हुए, ढाल का यूज करते हुए हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो हमें शीर्ष दिए हुए थे ये किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष थे। अब आप चाहे तो यहाँ शीर्ष भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले शीर्ष को आपने क्या माना था, P, तो -2, -1। Q किसको माना था, सेकेंड को PQ, तो 4, 0। R किसको माना था, 3, 3। S किसको माना था बच्चों, -3, 2 को। आपने सिद्ध कर दिया कि ये जो शीर्ष है यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x अक्ष और दो बिंदु दिए हैं, x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 2 बिंदु दिए हैं बच्चों। ठीक है, 2 बिंदु दिए हैं और ये x अक्ष और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब इसका जो ग्राफ है वह कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये है x और ये क्या है बच्चों, y। इधर x क्या होता है, निगेटिव होता है, x डैश
इधर वाई डैश, वाई निगेटिव। तो कुछ जो लाइन है वह कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। दो बिंदु दिए हुए हैं इस पे, वो एक्स अक्ष को मिलाने वाले, मतलब हमको यहाँ पे क्या इनके बीच का एंगल बताना है, थीटा को बताना है, ठीक है। फिर से एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इनको मिलाने वाली, एक्स अक्ष को मिलाने वाली, क्वेश्चन में बोला है ना एक्स अक्ष और बिंदु इतनों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए इस रेखा पे दो बिंदु हैं, ये एक्स अक्ष से होते हुए जा रही है, तो इनके बीच का ये जो मिल रही है यहाँ पे पॉइंट, इनके बीच का जो कोण थीटा बन रहा है उसको हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि आपको जो ढाल स्लोप निकालने का दोनों फार्मूला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए दो बिंदु दिया है तो यम बराबर क्या लिख लेंगे, यम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, दो बिंदुओं के लिए। अब थीटा ज्ञात करना है तो थीटा के लिए भी सूत्र होता है m बराबर tan थीटा, ठीक है। तो हम दोनों सूत्र का प्रयोग करके हम लोग थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले जब क्वेश्चन रहता था या तो आपको दो बिंदु दिए रहते थे तब आप स्लोप ज्ञात कर लेते थे, या आपको टेन मतलब थीटा दिया रहता था तो आप टेन थीटा के हेल्प से स्लोप ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दोनों स्लोप का तरीका यूज करना है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दो बिंदु दिए रहते थे, ऐसे मान दो बिंदु हैं, इसी फिगर का पार्ट हम ले रहे हैं, ये रेखा जो है, ठीक है, इसी रेखा का पार्ट हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए दो बिंदु है, पहला है 3, -1 और दूसरा क्या है 4, -2, ठीक है। ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। और जब दो बिंदु रहते थे तो स्लोप निकालने का क्या सूत्र आप जानते हैं, यम बराबर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब दो बिंदु हों तब ढाल बराबर, यम बराबर क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है फार्मूला। जब दो बिंदु दिए रहते हैं तो उनके स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है, यम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इनके वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे बाद में, अभी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। एक तो ये तरीका था स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका क्या था, जब हमको थीटा चाहिए था, जब हमको थीटा ज्ञात करना था, जब थीटा ज्ञात करना होता है तब ढाल बराबर, जब हमको थीटा ज्ञात करना था तब ढाल बराबर हम कौन सा सूत्र यूज करते थे बच्चों, उस केस में हम यूज करते थे यम बराबर tan थीटा, इसको हम क्या मानते थे, समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही जो सूत्र हैं वह किसके हैं, स्लोप के हैं, इसलिए प्रश्न के अनुसार, या ऐसे लिखें, दोनों ही स्लोप के सूत्र हैं, ये भी यम बराबर है, ये भी यम के बराबर है। जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करना है बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो ये जब ये एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें दो बिंदु दिया ही हुआ है। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 4 - 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ क्या बचा -1 अपॉन 1 बराबर -1, ठीक है। अब इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग साइड में करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जब दो बिंदु दिए रहते थे तब हम स्लोप निकालने का सूत्र क्या लगाते थे, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और जब हमको थीटा ज्ञात करना था तब हम स्लोप का क्या सूत्र लगाते थे, m बराबर tan थीटा, ठीक है। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किए, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर हमें क्या पता चला,
हमें पता चला कि जब यम बराबर है तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, -1। ठीक है, अच्छा tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, tan बराबर क्या, -45 डिग्री, tan 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे माइनस को छुपाइए तो 1 दिख रहा है ना, तो 1 में tan किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री की, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसके जगह 1 की जगह क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ tan है तो tan हटा देंगे तो थीटा बराबर -45, ऐसे नहीं कर सकते, यह रूल गलत है। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल करके अब आप थीटा बराबर -45 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे आपको चतुर्थांश का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि tan निगेटिव किस में होता है। तो यहाँ हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये क्या होता है फोर्थ। ASTC रूल, ASTC रूल, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब tan कॉट, सी मतलब कॉस और सेक। मतलब tan पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। तो निगेटिव किस में होगा, या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किस में हो सकता है। तो tan 45 डिग्री, tan में 1 मान 45 डिग्री, तो वह किस चतुर्थांश में आ रहा है आपका, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसका मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश को हम लिखते क्या बच्चों, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसलिए अब यहाँ के बाद सीधे यहाँ पे आना है, ये चतुर्थांश आप बना लीजिएगा फिगर। ठीक है, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है tan 45, और वो भी कैसा है, निगेटिव का। क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय, और द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब -tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, tan 180 में से 45 डिग्री को घटा दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan 180 में से 45 गया, 180 में से 45 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ये कैरी इसको दे, इसके पास कितना बचा 7, 7 में से 4 गया कितना 3, 135। मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, tan 135 डिग्री। क्या लिख सकते हैं पहले बच्चों, 135 डिग्री। मतलब tan 135 को आप 180 माइनस 45 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इधर भी tan पॉजिटिव है, इधर भी tan पॉजिटिव है। जब दोनों तरफ पॉजिटिव है, सेम है, तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली। ध्यान से समझ लीजिए, आपको 2 बिंदु दिए हैं, तो आप 2 बिंदु को स्लोप वाला सूत्र लगाइए, फिर tan थीटा वाला सूत्र लगा लीजिए, फिर दोनों बराबर कर लीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दी है, आप यहाँ इक्वेट करके यहाँ पे आप चतुर्थांश का यूज करते हुए आप वैल्यू को निकाल लिए। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको आप सभी लोग नोट कर लिए। फिर हम लोग 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया है, एग्जाम्पल में आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग 11th नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन में 11 क्या है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच के कोण स्पर्शज्या, जिसको टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, टेंजेंट 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब जैसे कोई रेखा है, उस पर कोई मतलब कोई चतुर्थांश उस पर किसी
रेखा को खींच रहे हैं, या फिर टेन थीटा का नाम भी होता है टेंजेंट। टेन थीटा को भी हम उसको पूरे तरीके से टेंजेंट कहते हैं। जैसे टेन थीटा का पूरा नाम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट की भी बहुत चीज़ है जो आगे आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ बस एक सीधा सीधा समझिए, टेंजेंट मतलब एक सीधी रेखा खींची गई है, ठीक है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच का कोण टेंजेंट मतलब टेन थीटा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दो रेखा दी है, उनका स्लोप बोला है, पहली रेखे के स्लोप से दूसरी रेखा का स्लोप क्या है बच्चों, दुगुना है। और उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपको टेन थीटा कितना दिया है, 1/3। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, दो रेखाओं के बीच का फार्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का, टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, किसमें, मॉड में, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मान लेते हैं कि पहली जो रेखा है उसका टेंजेंट मतलब स्लोप, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पहली रेखा की ढाल को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना पहली रेखा की ढाल यम है। माना पहली रेखा की ढाल क्या है बच्चों, यम है, ठीक है। तब दूसरी रेखा का क्या हो जाएगा, इसका दुगुना मतलब 2m। माना पहली रेखा की ढाल यम है, तब दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2m, ठीक है। दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, 2m। अच्छा अब देखिए पहली रेखा की ढाल और दूसरी रेखा की ढाल हमें पता चल गई, यम और 2m। तो इन दोनों के बीच का हमें कोण बताना है, मतलब इन दोनों के बीच का कोण दिया है, टेन थीटा दिया है, तो हमें दो रेखाओं की ढाल बताना है। तो हमें रेखाओं की ढाल मतलब हमको यम की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि इनके बीच का जो एंगल है वह दिया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, हमको यम की वैल्यू बतानी है जबकि इन दोनों के बीच का कोण हमको ज्ञात है। तो देखिए इस पर ज्या मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, तब दोनों रेखाओं के बीच का कोण, जैसे ये दो रेखा है, ठीक है, इनके बीच का कोण हमें दिया है। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये टेन थीटा का सूत्र होता है, दो रेखाओं के बीच के एंगल का सूत्र है। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/3, तो 1/3 रख देंगे। मॉड m2 की वैल्यू क्या है, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। मतलब m1 क्या है, m है, और m2 क्या है, 2m है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए m2 की जगह क्या रख देंगे, 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू m इंटू m2 की 2m, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1/3 इक्वल टू, देखिए 2m में से m गया, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मॉड मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है कि हम अगर इसमें प्लस वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस रहेगी, अब माइनस वैल्यू रखेंगे तो ये क्या कर देगी, प्लस कर देगी। मतलब जो मॉड होता है उसका मतलब होता है कि इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, मॉड में आप प्लस रखेंगे तो बाहर निकलेगा तो भी क्या रहेगा, प्लस। अब मॉड में अगर माइनस रखेंगे तो भी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ रही है, मॉड में हम कुछ भी रखेंगे तो प्लस आना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। इसका मतलब कि अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मॉड से निकालते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं। जैसे रूट से निकालते हैं तो प्लस माइनस, उसी तरीके से मॉड से भी निकालेंगे तो प्लस माइनस
दोनों साइन ले लेंगे, यम अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे केस बना लेते हैं, दो केस बना लेते हैं। ठीक है, पहला केस और दूसरा केस, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, पहले केस में एक बार प्लस साइन लेंगे तब हम देखेंगे स्लोप क्या आ रहा है, एक बार हम लोग माइनस साइन लेंगे तब देखेंगे स्लोप क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं साइड में यहाँ पे। दोनों रेखाओं के बीच का कोण ऐसे ही था ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब इसके आगे का पार्ट यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। दिस इम्प्लाई, हम क्या करते हैं बच्चों, दो केस बना लेते हैं। केस 1, केस 1 में क्या करते हैं कि हम एक बार प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर। तो देखिए 1/3 इक्वल टू, प्लस साइन ले रहे हैं तो नो चेंज, प्लस साइन में तो कोई चेंज नहीं होता प्यारे बच्चों, प्लस साइन में तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाई 1/3 इक्वल टू, ये क्या रहेगा, यम अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तिरिये का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, यम इंटू 3 इंटू यम, क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए तो ये द्विघात समीकरण बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता ही है कि हमको क्या करना चाहिए, ये अब देखिए ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे, मतलब गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 1 -2 -1 -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -2 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। ठीक है, और अगर -2 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस इस 3m को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस m। तो देखिए -2m माइनस m -3m हो गया, अब +1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन है, 2m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, m-1। यहाँ से क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि m-1 आना चाहिए, तो यहाँ भी m-1 आ गया इक्वल टू 0। तो देखिए m-1 m-1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2m-1 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे बच्चों, m-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, 2m-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। क्या आ गया, m बराबर 1 और m बराबर 1/2। ये कब आया, जब हम लोगों ने कैसा साइन लिया था, पॉजिटिव साइन लिया था। अब क्या करेंगे, निगेटिव साइन भी लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को रब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अब इसी में हम लोग को सब कवर करना है। अब देखिए तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, अब ये तीसरा स्टेप। जैसे हम लोगों, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, केस 2। क्या बनाएंगे बच्चों, केस 2। केस 2 में क्या कर रहे हैं, इस बार हम निगेटिव साइन ले रहे हैं, निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव साइन लेने पर। अब निगेटिव साइन लेंगे तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, 1/3 इक्वल टू, इधर क्या रहेगा माइनस m अपॉन क्या रहेगा 1/2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस रहेगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका यहाँ फिर से तिरिये का गुणा, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3m। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब -3m को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई 2m स्क्वायर प्लस 3m -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर से द्विघात समीकरण मिल गया।
अब हमको गुणा करने पे कितना आना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप, सॉरी यहाँ तो +1 है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है। गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो 2 × 1 और 2 + 1, बहुत सिंपल है। दिस इम्प्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2m² + 2m + m + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए अब 4 मिल गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या लेंगे? 2m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? m + 1। यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, कोई चेंज तो करना नहीं है, तो m + 1 = 0, ठीक है। m + 1 m + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों? 2m + 1 = 0। तो देखिए m + 1 = एक बार 0 लेंगे तो m = क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। एक बार 2m + 1 = 0 लेंगे तो 2m = क्या आ जाएगा? -1, तो m = क्या आ जाएगा? -1/2। तो जो इसका प्रवणता है, प्रवणता को आप स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग ढाल बोल रहे हैं, तो ढाल को प्रवणता भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। तो देखिए 4 केस बन रहे हैं, ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक जगह नोट कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन में जो हमारा स्लोप होगा, अब हमने क्या माना था? पहली रेखा का ढाल यम है, तो यम का तो स्लोप ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। 4 केस बनने हैं, 1, 1/2, -1, -1/2। ये m1 की वैल्यू सारी है। m1 की वैल्यू इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। m2 क्या हो जाएगा? तो 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग इसको रब करके सारी चीज़ को लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करते हैं यहीं पे हो जाए, नहीं होगा तो हम लोग ऊपर फिर से करेंगे रफ करके। देखिए पहली रेखा का स्लोप, पहली रेखा का स्लोप या ढाल, पहली रेखा का स्लोप या ढाल। तो m1 की कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। कौन कौन सी? देखिए 4 वैल्यू कौन कौन सी है? 1 है, 1/2 है, -1 है, और क्या है? -1/2 है। ये m1 की चारों वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी रेखा देखते हैं। दूसरी रेखा का स्लोप, दूसरी रेखा का स्लोप m2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो m2 देखिए 2 गुना है, तो m2 2 गुना है तो 2m, मतलब 2 हो जाएगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो जो स्लोप है वह क्या हो गया? m1 1, 1/2, -1, -1/2 हो सकता है, या दूसरी रेखा का स्लोप क्या हो सकता है? 2, 1, -2, -1 हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा था कंप्लीट। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सब लोग बहुत ध्यान से एकदम करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। आप यहाँ लिख सकते हैं पहली रेखा का स्लोप या ढाल m1 बराबर इतना, दूसरी रेखा का स्लोप m2 बराबर इतना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने एग्जाम्पल में किया हुआ है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी है। आप इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में एक रेखा है जिसका आपको बिंदु दिया है x1, y1 और h k से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो हमको दर्शाना है ये पार्ट, मतलब हमको ये पार्ट सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब एक रेखा है जो इनसे होके जाती है। मान लीजिए 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इससे होते हुए एक रेखा जा रही है, ठीक है।
ये बिंदु क्या है x1 y1, इधर क्या है h कॉमा k। ठीक है, ये जो रेखा जा रही है वो इन दोनों बिंदु से होते हुए जा रही है, जिसका स्लोप क्या है, ढाल आपको दिया है, कितना ढाल दिया है, क्या प्यारे बच्चों, यम दिया है। ठीक है, तो दो रेखाओं का ढाल मतलब बिंदु दिया है, तो उनसे जाने वाली स्लोप की रेखा आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर दो बिंदु दो है तो उनका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको कोई पॉइंट मान लीजिए P, इसको क्या पॉइंट मान लीजिए Q। तो PQ की ढाल, ये जो रेखा PQ है, PQ की ढाल, PQ की ढाल, ढाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप। ये कितना दिया है, यम दिया है। और आपको पता है जब दो बिंदु दिया होता है तब ढाल निकालने का सूत्र मैं इसको लिख भी देता हूँ। जब दो बिंदु दिए हों तब ढाल यम बराबर क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों। तो इसी सूत्र का हम यूज़ कर दें। तो ढाल क्या दिया हमको, यम दिया है। ठीक है, ढाल कितना दिया है रेखा का, यम। ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है k माइनस y1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है h माइनस x। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दें, इसके अपॉन में 1 होता है तो यहाँ तिरिये का गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा यम ब्रैकेट में h माइनस एक्स इक्वल टू 1 इंटू के माइनस y1। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आ जाता है। यम ब्रैकेट में h माइनस एक्स बराबर के माइनस y1। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। देखिए यही तो शायद था, यही है ना, के माइनस y1 एम एच के x1। ठीक है, सिद्ध, प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने एग्जाम्पल में किए हुए हैं। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिया अच्छे से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो क्वेश्चन और बचे हैं, 13 और 14। दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो ये पर्सनली 10.1 हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 13 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक ही रेखा पर स्थित हैं तो दिखाइए कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। हमें ये कथन को सिद्ध करना है। एक ही रेखा का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो है तीनों बिंदु एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है जब कोई बिंदु एक ही रेखा पे लाइन करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कोलिनियर भी कहते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पे, या हिंदी में कहते हैं संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पे लाई करते हैं। जब कोई बिंदु एक ही रेखा पे लाई करते हैं तो आपको पता है कि उनके जो स्लोप होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपल है, देखिए एक रेखा बना लीजिए। ठीक, इसमें तीन बिंदु रख दीजिए, उनका कुछ भी नाम ABC, PQR, ST, XYZ कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है और ये पॉइंट क्या है बच्चों, z है। x का जो निर्देशांक है वो क्वेश्चन में हमको दिया है, कितना दिया है, h, 0। ठीक, y का जो निर्देशांक है a, b दिया है। z का निर्देशांक क्या दिया, 0, k। अब देखिए x, y, z माने a, b, c माने d, e, f माने कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन बिंदु है एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, तो ऐसे बिंदु को हम कैसा बिंदु कहते हैं, संरेखी बिंदु। संरेख बिंदु क्या कहते हैं, संरेख बिंदु, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक ही रेखा पे जो बिंदु लाई करते हैं उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो आपको पता है कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन का, तो कंसेप्ट एकदम इजी है, मैंने पहले भी बताया, एग्जाम्पल में भी ऐसा बताया है। इसका कंडीशन क्या है, जब तीन बिंदु हो, चाहे कितना भी बिंदु हो, कोई एक ही, सबके लिए यही रूल है, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6, 7, 8 कुछ भी हो, अब इतना बड़ा तो देगा नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, जब एक ही रेखा पे अगर कई सारे बिंदु होते हैं, 3 हो, 4, 5 कुछ भी, तो उनके स्लोप प्रवणता आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब तीन बिंदु एक ही
रेखा पर हों तब उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तब उसे संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु जब होते हैं तब क्या कंडीशन है, तब उनके जो स्लोप होते हैं उन तीनों बिंदुओं के वह आपस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। तो एक्स वाई का स्लोप, एक्स वाई की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ एक्स वाई, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स वाई बराबर होगा किसके, वाई जेड की ढाल, वाई जेड की ढाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्लोप ऑफ वाई जेड, ठीक है। इन दोनों की जो स्लोप है, प्रवणता है, वो आपस में बराबर होगी। तो देखिए प्रवणता निकालने का सूत्र आपको पता है, दो बिंदु रहते हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला, यम बराबर क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी फार्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस ज़ीरो, क्या हो जाएगा b माइनस ज़ीरो अपॉन a माइनस एच, ठीक है, बराबर है किसके, फिर x1 y1 x2 y2, तो k माइनस b बराबर है किसके, जीरो माइनस ए के, ठीक है, जीरो माइनस ए के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग साइड में यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो b माइनस जीरो क्या होगा प्यारे बच्चों, b हो जाएगा इक्वल टू k माइनस बी, तो k माइनस बी ही रहेगा अपॉन a माइनस एच इसी तरह रहेगा अपॉन जीरो माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तिरिये का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ जाएगा b इंटू माइनस ए, b इंटू माइनस ए बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, k माइनस बी, ये तो है ही, इधर मल्टीप्लाई में कौन जाएगा a माइनस एच, ठीक है। अब देखिए b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो k का a में होगा तो के ए, ठीक है, k का h में होगा तो माइनस के एच, माइनस का इसमें होगा तो माइनस ए बी लिखें या बी ए लिखें, एक ही बात है, क्रम भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ए एच, ठीक है। देखिए माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जीरो इक्वल टू के ए माइनस के एच, अब प्लस क्या बचेगा ए एच। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये के एच निगेटिव है तो इसको इधर लेते आइए, तो के एच इक्वल टू इधर क्या बचेगा के ए प्लस ए एच, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूविंग में क्या लाना है, आर एच एस साइड, ये एल एच एस है और ये क्या है आर एच एस है, आर एच एस साइड में 1 लाना है, मतलब राइट हैंड साइड में हमको 1 लाना है। तो राइट हैंड साइड में 1 कैसे आएगा, जब हम के एच से डिवाइड कर देंगे तभी ना 1 आएगा। तो हम क्या कर देते हैं के एच से दोनों पक्षों में भाग करने पर आपको पता है क्लास हम लोग 9th में भी पढ़े हैं कि कोई भी जब हम समीकरण में कोई भी वर्क करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड, ऐड करेंगे तो दोनों साइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड, इससे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए के एच यहाँ पे क्या हो जाएगा के एच अपॉन के एच इक्वल टू के ए अपॉन के एच प्लस ए एच अपॉन के एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, के एच से के एच कैंसिल, ठीक है, के से के कैंसिल और एच से एच कैंसिल, तो क्या बच रहा है बच्चों, देखिए के एच अपॉन के एच कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस ए अपॉन के। देखिए क्या ए प्रूव कर रहा था, ए अपॉन एच प्लस ए अपॉन एच, यहाँ ए कैसे है एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग,
यहाँ तो बी आना चाहिए, देखिए कहीं मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी के ए और के एच, ठीक है, माइनस ए बी माइनस 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 प्लस बी एच। ओ यहाँ ए हो गया, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, बी एच होगा। सभी लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी एच, क्या होगा, बी एच। यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, बी। देखिए ये प्रूफ करना था, 1 = a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। देखिए प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं इति सिद्ध। इसको इति सिद्ध कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हेंस प्रूव्ड, मतलब हमारा ये समीकरण प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसको सभी लोग प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आप 10th में भी थोड़ा बहुत किए हैं, ठीक है, तो आप इसको, सरल रेखा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसके पहले वाला। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखाचित्र पर विचार कीजिए। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, हमको फिगर दिया हुआ है, ये नीचे क्या लिखा है बच्चों, वर्ष, ये आपको ईयर दिए हैं, ये क्या दिया हुआ है, ईयर, वर्ष दिया है, और ऊपर इधर क्या दिया है, जनसंख्या दिया है, करोड़ों में दिया है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, करोड़ों में। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ढाल निकालना है। ये जो ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसमें हमें इनका निर्देशांक दिया हुआ है। ये ए का निर्देशांक कितना है, 9985,92, ठीक है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है, अब बी बिंदु का भी निर्देशांक दिया है, कितना, 9995,97, ठीक है। हमको इसका निर्देशांक दिया है, बिंदु ए और बिंदु बी का। हमें बताना क्या है, पहले सबसे पहले तो इस ए बी बिंदु का ढाल बताना है, उसके बाद इनका प्रयोग करके हमको 2010 में कितनी जनसंख्या होगी वह बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है, जब हमको दो बिंदु दिया होता है तो उनकी ढाल निकालने का सूत्र हमें पता ही है। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बिंदु ए बी का ढाल निकालना है, तो आपको पता है ए बी की ढाल, ए बी की ढाल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप कहते हैं। ए बी की ढाल यम, यम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है प्यारे बच्चों, y2 है, x1 y1। अब देखिए y2 - y1, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 97 है, 97 माइनस x y1 की कितनी है, 92 है, अपॉन x2 की कितनी है, 1995 है, माइनस ये कितना है, 1985 है। ठीक है, इसमें से माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो 97 में से 92 गया, कितना बचेगा बच्चों, ये होगा 5 अपॉन ये कितना होगा, 10 बचेगा नीचे। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो स्लोप क्या आ गया, यम बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। हमने स्लोप तो निकाल लिया। इस ए बी का जो स्लोप है वह कितना है प्यारे बच्चों, 1/2। अब इनका हमें यूज़ करके हमें बताना है कि 2010 में कितनी जनसंख्या है। ये फिगर थोड़ा सा आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये बिंदु, ये पॉइंट बी यहाँ है, इसको थोड़ा सा गैपिंग दूर दूर के, अब जैसे ग्राफ तो है नहीं कि हम लोग इक्वल मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, अब ग्राफ रहता तो हम लोग इक्वल मेजरमेंट लेके चलते। अब तो ये तो हैंड से बनाया हुआ चीज़ है। मान लीजिए 1995 है, ये कितना है, 1990 है। ठीक है, इस ए बी पॉइंट का तो हमें स्लोप निकल गया। हमें बोला इनका प्रयोग करके 2010 में कितनी जनसंख्या है ये बताना है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पॉइंट एक बिंदु और है सी, 2010, यहाँ से मान लीजिए ये कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जो निर्देशांक है, मान लीजिए बिंदु सी है, इस सी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं पता है हमें, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। इस सी बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें पहले से पता है कितना, 2010। हमें किसी तरीके से y का मान निकालना है। इस y की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी जनसंख्या होगी।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम संरेखी बिंदु का कंसेप्ट लगा देंगे। संरेखी बिंदु का कंसेप्ट लगा देंगे। संरेखी बिंदु क्या होती है? अब देखिए ए, बी और सी तीनों एक ही रेखा पे है, तो लिखेंगे चूंकि ए, बी, सी एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पे है, तो कैसी बिंदु होती है बच्चों? एक ही रेखा पे संरेख बिंदु होती हैं। इसलिए ए बी सी संरेख बिंदु हैं। ए बी सी कैसी बिंदु हैं? संरेख बिंदु हैं। अब जब संरेख बिंदु होती है तो उसका कंसेप्ट आपको पता है कि उनका स्लोप आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ए बी की ढाल, ये ए बी की ढाल निकाल दीजिए। ए बी की ढाल बराबर हो जाएगा किसके? बी सी की ढाल के। ए बी की जो ढाल है वह बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी सी की ढाल के। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। वही सेम फार्मूला कौन सा है? हम लोग यम का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ए बी की ढाल तो हम लोगों ने निकाल ली, कितना आया है? 1/2। यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, इक्वल टू y2 माइनस y1, यहाँ पे लगा दिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए इसका निर्देशांक क्या है? y, तो y माइनस y, इसकी वैल्यू क्या है? 97, तो y माइनस 97 अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 फिर x2 माइनस x1, तो ठीक है, x2 माइनस x1। तो इसको लिख लीजिए सभी लोग। 2010 माइनस कितना जगह है? 1995। x की वैल्यू पता है ना हमें? 2010 में से 1995 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा? 1/2, इधर कितना है? 1/2 इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 2010 में से 1995 को माइनस करके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 15 आएगा। यहाँ पे तिरिया का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 15 इक्वल टू 2y माइनस 97, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 15 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4y। ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, सॉरी ये यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे y रहेगा। ठीक है, y माइनस 97, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y माइनस 97 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 7 2 जा 14, 9 2 जा, ये हो जाएगा 194। ठीक है, अब देखिए 194 है, तो 194 को इधर लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो 15 प्लस 194 इक्वल टू 2y। तो इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप y को ऐड करिए इसमें। 194 में अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 4 कितना आ जाएगा? 9, तो ये जाएगा 209 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 209 अपॉन 2 बराबर y। अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 0.25 जा 10, मतलब 104.5 क्या आ जाएगा? करोड़। ये कैसी वैल्यू? अप्रॉक्स में लगभग। ठीक है, अप्रॉक्स बोले चाहे एग्जैक्ट बोले, मतलब y की वैल्यू, मतलब जनसंख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों? जनसंख्या कितनी आ गई? करोड़ों में आ गई, 104.104.5 करोड़। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमने क्या किया? ए और बी दिया था, इनका स्लोप निकाल लिया। ठीक, बिंदु सी, जो सी की हमको जनसंख्या बताना था 2010 में, तो मतलब यक्स की वैल्यू, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। तो यक्स की वैल्यू हमें दी थी और वाई की वैल्यू बताना था हमें, तो हम उसका यूज़ करके संरेखी बिंदु का कंसेप्ट लगा के हमने वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म हुआ। ठीक है, हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चन को, सभी एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो प्रश्नावली है उससे पहले कुछ एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बताया भी। आपके क्वेश्चन जो पीछे के क्वेश्चन थे, जैसे वो प्रूफ करने वाला जो था, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने वाला था, वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।